स्क्रीन पर आपको ये जो मोहतरमा नजर आ रही हैं, इनका नाम है आसमीना। आसमीना की 9 साल पहले लव मैरिज होती है। लव मैरिज किससे? असलम से। अब 9 साल पहले लव मैरिज हुई, जिसके बाद अब इनके 4 बच्चे हैं और 6 महीने पहले इन्हें फिर से प्यार हो जाता है। प्यार किससे? एक ऑटो ड्राइवर से, जिनका नाम है इंतजार। इंतजार के चक्कर में ये अपने पति की हत्या की प्लानिंग रच देती है। ये सब तो ठीक था, हत्या की प्लानिंग रच दी, लेकिन खुद का सगा भाई, मतलब जो ये मोहतरमा है, उनका सगा भाई खुद इस हत्या में शामिल हो जाता है अपने जीजा को मारने के लिए। वो भी किसके लिए? जो उनका अफेयर है, बॉयफ्रेंड है, उसके लिए। तो स्टोरी बड़ी ही हैरान करने वाली है। ये चीख चीख कर रोने लगी। सबने इसे देखा तो कहा कि इसके शौहर की किसी ने हत्या कर दी, बहुत ज़्यादा दुख में है। लेकिन ये तो सिर्फ दिखावा था। इसके पीछे की जो कहानी थी वो हैरान करने वाली थी। पुलिस ने इस केस को 14 घंटे में सॉल्व कर लिया और बताया कि कैसे कातिल पत्नी ने पूरी प्लानिंग रची। प्लानिंग के तहत अपने भाई को शामिल किया, अपने लवर को शामिल किया और पति की हत्या करा दी। क्या ये पूरी मर्डर मिस्ट्री? जानेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। शामली का कंधला, शामली जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसी में एक इलाका है कंधला। कंधला में असलम, जिसकी उम्र 35 साल है, अपनी पत्नी आसमीना और अपने 4 बच्चों के साथ रहता है। 2 बेटी 2 बेटियां। 9 साल पहले जो असलम है, उसकी मुलाकात आसमीना से होती है और दोनों की बातचीत बढ़ती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार के बाद दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हम लव मैरिज करेंगे। वैसे तो घर वाले इसके खिलाफ थे। जो आसमीना का भाई है हारून, वो नहीं चाहता था कि असलम की शादी आसमीना से हो। वो इसका विरोध करता रहा, वो नहीं चाहता था दोनों एक हो जाए। लेकिन आखिरकार दोनों डिसाइड करते और दोनों शादी कर लेते हैं। 9 साल तक ये शादी बढ़िया से चली। अब दोनों के 4 बच्चे भी हैं। असलम दूर दूर तक काम धंधे के लिए भी जाता था। वहीं आसमीना जो थी वो हाउसवाइफ थी, वो कुछ नहीं करती थी। तो ऐसे में जब सब कुछ सही चल रहा था, 6 महीने पहले आसमीना की मुलाकात एक ऑटो ड्राइवर से होती है, जिसका नाम इंतज़ार है। वो कहीं जा रही थी बाहर शॉपिंग के लिए और इसी की वजह से उसकी मुलाकात होती है एक ऑटो ड्राइवर से। दोनों बातचीत करते हैं और वो इंतज़ार से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इंतज़ार से वो रेगुलर बात करने लगती है। रेगुलर बात करते करते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और एक तरह से अपने पति को धोखा देके वो अफेयर में रहने लगती है। अब वो रेगुलर बातचीत, रेगुलर फ़ोन कॉल्स, ये सब चीज़ों से थोड़ा सा शक आता है असलम को अपनी पत्नी पर कि कहीं ना कहीं उसकी पत्नी की जो थोड़ी सी एक्टिविटी वो सस्पिशियस है। उसे लगता है कि कुछ तो छुपा रही है और किसी से तो वो मुझसे छुपकर बात करती है। पति नज़र रखने लगता है और पति को पता चलता है कि इंतज़ार नाम का शख्स है, एक ऑटो ड्राइवर है और उसी से मेरी पत्नी बात करती है। इस बात पर वो गुस्सा होता है, बोलते हैं तुम्हें ऑटो ड्राइवर ही मिला बात करने के लिए और वो भी ना हमारे जान पहचान का, तुम मुझसे क्यों बात कर रही हो? तो ये तो पहले तो बहाना देके टाल देती है बातें, लेकिन फिर वापस से असलम उसे पकड़ लेता है। तो असलम को पता चल जाता है कि ये इसके साथ अवैध रिलेशनशिप में है और ये इसे धोखा दे रही है। तो भी असलम जो है अच्छा आदमी होता है, तो वो अपनी पत्नी को वार्निंग देता है, समझाता है कि ऐसा मत करो, हमारे 4 बच्चे हैं। और यहाँ की वो इंतज़ार को भी जाता है, समझाता है और इंतज़ार को कहता है हमारा घर क्यों बर्बाद करो, और इंतज़ार से ये सोचता है कि समझ जाएगा। लेकिन यहाँ जो पत्नी है उसके दिमाग में खुराफाती ख्याल आता है। ये आता है कि ये बार बार मुझे टोक रहा है, बार बार मुझे रोक रहा है, हाँ इससे अच्छा मैं इसको रास्ते से हटा देती हूँ। अब जो आसमीना थी उसे पता था कि उसका जो भाई है हारून, वो असलम को, मतलब उसके जीजा को पसंद नहीं करता। वो हारून के पास जाती है और बताती है कि मैं एक शख्स से प्यार करती हूँ जिसका नाम इंतज़ार है और मुझे जो है अब असलम सही नहीं लगता, मुझे उससे छुटकारा पाना है। तो भाई कुछ सोचता नहीं और बोलता है कि चलो मैं आपके साथ हूँ, बताओ किसको मारना है, कब मारना है, कैसे मारना है। और फिर ये तीनों मिलकर मर्डर की प्लानिंग करते हैं। फिर अब कैसे तो उसे घर से बाहर लाना था, क्योंकि घर में 4 बच्चे थे, तो चारों बच्चों के सामने तो पति का कत्ल नहीं हो सकता। तो ये प्लान बनाते हैं। हारून अपने घर पर इनवाइट करता है अपने जीजा को, असलम को, बोलता है कि आप मेरे घर आओ, मेरे घर पे एक छोटी सी पार्टी रखते, गेट टुगेदर और बढ़िया। तो बोलते अरे बच्चों को मत लेके आओ, हम लोग सब जितने भी लोग हैं घर के बड़े वही सब चलेंगे घूमने के लिए। तो रेडी हो जाता है असलम और असलम अपनी पत्नी के साथ हारून के घर आता है। हारून के घर आता है तो अपने साले के घर में, तो वो साला उसको एक कोल्ड ड्रिंक देता है और कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिला देता है। असलम वो पीने के बाद तुरंत ही बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद इन लोग की प्लानिंग के तहत ये तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, इंतज़ार को। इंतज़ार करते करते थक जाता है और थोड़ी देर बाद पहुंचता है इनके घर और वहाँ वो बेहोश की हालत में उसे
उस ऑटो में रखा जाता है और ऑटो से ले जाकर एक सुनसान इलाके में उसकी गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। बाद में उसके शव को बोरे में डालकर फेंक दिया जाता है और फेंक के वहाँ से वो लोग फरार हो जाते हैं। ये पूरी घटना शनिवार की थी। अब आता है संडे की मॉर्निंग में एक लोकल शख्स को डेड बॉडी नज़र आती है कि किसी बैग में किसी शख्स की डेड बॉडी है, देखने से पता चल रहा था। पुलिस पहुंचती है मौका वारदात पर और पुलिस देखती है कि उस शख्स के जेब में उसका आधार कार्ड है। पुलिस उसके पहचान कर लेती है कि उसका नाम असलम है। उसके पर्स में से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं और पुलिस उसके घर पर फ़ोन करती है। तो उसके घर पर फ़ोन जाता है तो उसके पिता कॉल उठाते, पिता को बताते कि आपके बेटे की शायद ये डेड बॉडी, आप आ जाइए। अब उसके साथ उनके जो पिता है वो वहाँ पहुँचते हैं घर वालों के साथ और वो देखते हैं कि हाँ उनका बेटा है। पुलिस को फिर रिपोर्ट लिखाई जाती है, हत्या का मामला दर्ज किया जाता है। उसकी पत्नी से पूछा जाता है तो पत्नी यहाँ वहाँ की बातें बताती, बोलती मुझे तो नहीं पता और तमाम तरह के झूठ बोलती है। लेकिन घर वालों के बच्चों को, बाकी लोगों को पता था कि गई तो पत्नी के साथ ही था ये और आया नहीं लौट कर। जिसके बाद पत्नी पर शक गहराता है और पुलिस उससे पूछताछ करती, लेकिन वो पुलिस को वो बहकाती रहती कि मैं यहाँ थी वहाँ थी। पुलिस को लगता है हाँ इतना चीख चीख के रो रही है तो इसका तो कोई इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस को शक इसी पे था। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगालती है तो एक सीसीटीवी में वो रिक्शा दिखता है, वो ऑटो, और उस ऑटो में जो असलम की वाइफ आसमीना, उसका बॉयफ्रेंड इंतज़ार और उसका जो भाई है हरुण, ये तीनों नज़र आते हैं। पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस कॉल रिकॉर्ड्स निकालती, कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि आसमीना की बातचीत हरुण और उसके भाई और उसके बॉयफ्रेंड दोनों से हो रही थी। दोनों के चैट्स खंगाले जाते हैं, मोबाइल फ़ोन मांगती है पुलिस, मोबाइल फ़ोन जब्त कर लेती है और चैट्स वैट जब देखती है तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में अवैध संबंध था और हत्या वाली, जहाँ हत्या हुई थी उस लोकेशन पर जो इसका बॉयफ्रेंड है ऑटो चालक इंतज़ार, उसकी लोकेशन दिखाती है। तो पुलिस को पूरा शक सही मालूम पड़ता है कि इन्हीं लोग ने कुछ किया। पुलिस तीनों को हिरासत में लेती है, पूछताछ करती, कड़ी पूछताछ में तीनों टूट जाते हैं और तीनों सच बता देते कि इन्होंने ही मर्डर किया है। फिर आसमीना से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद हम दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, हमारे बहुत ज़्यादा मतभेद होते थे। इसी बीच मेरी मुलाकात इंतज़ार से हुई, जो इंतज़ार मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था और मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता था। इस वजह से मैं उससे प्यार करने लगी और फिर मुझे लगा कि ये मुझे रोक टोक कर रहा है, असलम मुझे उसके साथ रहने नहीं देगा। तब मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं इसका मर्डर कर दूँ और वो उसकी हत्या करने में सफल भी हो जाती है और पूरी प्लानिंग के तहत हत्या करती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि जो इसका भाई है हरुण, वो रेडी हो जाता है, मतलब बॉयफ्रेंड से शादी कराने के लिए या बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए, मतलब अपने जीजा की हत्या में वो रेडी हो जाता है। ये बड़ा सबसे शॉकिंग फैक्टर था इस पूरे केस में, क्योंकि मर्डर तो आए दिन कितने सारे हो रहे हैं और बहुत सारी पत्नियाँ मर्डर कर रही हैं, लेकिन यहाँ ये वाला तो हैरान करने वाला मामला था। और ऐसे कई केसेस देखे हमने कि जहाँ ये बात हमें देखने मिलती है कि शादी के 9 साल बाद अब कोई नया शख्स आया और बड़ा प्यार करने लगा। अरे प्यार एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि वो लोग ऐसा बोलते हैं कि दिन पर दिन वो कम होता जाता है, कम नहीं होता जाता है। आदमी एक उस चीज़ों में घुल मिल जाता है, उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। अब वो क्या करे, 10 साल हो जाते हैं तो वो कुछ नया एक्सपेरिमेंट या कुछ नई चीज़ें नहीं करता। वापस से वो जैसी उसकी शादी पहले साल में थी उस तरह का उसका जोश कम हो जाता है कि वो उसके लिए कुछ करे, उसके लिए गिफ्ट्स लाए। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं ये चीज़ों को बहाना बना लिया जाता है और एक चीटिंग का एक ईजी तरीका मिल जाता है कि वो मुझ पर ध्यान नहीं देते और मैंने उन्हें चीट किया और मैंने उनकी हत्या कर दी। तो ये बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है जहाँ पत्नियाँ ये तर्क रखती हैं, लेकिन मुझे लगता है इससे बेटर है अगर आपका नहीं जम रहा है 9 साल बाद, तो मैं बार बार एक ही एडवाइस करता हूँ, डिवोर्स लो, अलग हो जाओ और अलग रह के अपनी ज़िंदगी जियो। किसी का कत्ल मत करो, किसी की जान मत लो, लेकिन नहीं, समाज में बदनामी का भी डर है, बुरे क्यों बनना, तो इससे अच्छा है मौत के घाट उतार दो। वो तो सोचते हैं, हर क्रिमिनल को ये लगता है तो पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाएगी और आसानी से मैं बच जाऊंगी। लेकिन इतने सारे केसेस देख रहे हैं, कोई ऐसा केस नहीं होगा जिसमें आरोपी पकड़ में नहीं आता और कितने भी शार्प क्रिमिनल हो, एक ना एक दिन पकड़ में आ ही जाओगे। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें कोई पकड़ नहीं पाता है, तो वैसा तो अब हाल फिलहाल में तो मुमकिन नहीं है। हर जगह सीसीटीवी, सर्विलांस, हर तरह की चीज़ें, कोई ऐसा आरोपी नहीं है जो कहे कि मैं परफेक्ट क्राइम कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे अच्छा क्राइम से बचिए, डिवोर्स ले लीजिए और अलग हो जाइए, वो ज़्यादा ऑप्शन है, बढ़िया है, ना कि किसी का मर्डर करना। दोस्तों, इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।